हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सॉइल साइंस के। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है हमारा आयन एक्सचेंज। स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं आयन एक्सचेंज की। आयन एक्सचेंज होता क्या है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वापस से चेंज करा जा सकता है। वेयर द आयन आर एक्सचेंज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द सॉइल सोल्यूशन। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इतनी बार बात करी कि सॉइल सोल्यूशन क्या होता है। जो हमारे सॉइल कोलाइड के बीच में स्पेस रहता है, वहां पर जो हमारा कोलाइड्स नहीं मिलेंगे, सॉइल पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, तो वही सॉइल सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में और सॉइल सोल्यूशन के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल कोलाइड या फिर हम बोल सकते हैं सॉइल पार्टिकल और सॉइल सोल्यूशन के बीच में, तो उसे ही कहेंगे आयन एक्सचेंज। और ये रिवर्सिबल है। अगर सॉइल पार्टिकल से एक्सचेंज होकर सॉइल सोल्यूशन में गया है तो सॉइल सोल्यूशन से वापस से सॉइल पार्टिकल पे आ सकता है, तो उसे हम लोग एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोगों ने। कैटायंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायंस जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एसेंशियल होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कराने के लिए टू द प्लांट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जब एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा सॉइल सोल्यूशन के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, तो वो कैसे एक्सचेंज होकर रूट्स के अंदर जाएंगे? रूट्स के अंदर जाने का मतलब क्या है? प्लांट्स के अंदर जा पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे अवेलेबल होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। पीएच रेगुलेशन में मदद करता है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, तो वहां पे पीएच रेगुलेशन की, एसिडिक रहे, एल्कलाइन रहे, न्यूट्रल रहे, तो वहां पे पीएच रेगुलेशन का भी काम करता है। ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है दिस आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो अब बात कर लेते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता क्या है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है कि सॉइल की कैपेसिटी वो बताता है कि वो कितना एक्सचेंजेबल कैटायन होल्ड करके रख सकता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा सॉइल पार्टिकल्स और जो हमारा सॉइल सोल्यूशन होता है, सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल सोल्यूशन जो होता है हमारा, उनके बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं और वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये सॉइल जो है कितने एक्सचेंजेबल कैटायन होल्ड करके रख सकता है, उसकी कैपेसिटी ही सॉइल की, उसे ही हम सीईसी कह देते हैं। इसको अगर हमें मेजर करना होता है तो सेंटीमोल्स, याद रखना, नॉट सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हम कैटायंस को लेते हैं पर किलोग्राम ऑफ द सॉइल। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ द सॉइल में हमारे कितने एक्सचेंजेबल कैटायंस प्रेजेंट हैं, उसे हम मेजर करते हैं सेंटीमोल्स में ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये उसकी यूनिट हो गई। तो CMOL, पॉजिटिव चार्ज को हम P+ से डिनोट करते हैं, और kg। यहाँ पे जो 1 सेंटीमोल होता है, 1 सेंटीमोल इक्वल्स टू 10⁻³ मोल्स के बराबर होता है। अगर फॉर्मूला पे जाए, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो सम ऑफ द CEC क्या होता है? सम ऑफ द एक्सचेंजेबल कैटायंस मास ऑफ द सॉइल वॉल्यूम, सॉइल सैंपल। सपोज मेरे पास सॉइल सैंपल है सम व्हाट अबाउट 2 kg का, तो वहां पे उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, आइदर इट इज Al+V, Na+, है ना, तो ये जो सारे आयंस होंगे इनका मैं सम करूंगी और अपॉन द 2 kg मास दैट आई एम हैविंग, तो वहां पे जो सॉइल सैंपल है, तो यही उसका सीईसी हो जाएगा 2 kg का। ठीक है, मतलब 2 kg सैंपल में इतना होल्ड करके रख सकते हैं हम कैटायन। इससे हमें ये पता चलेगा। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है कि अगर 1 सेंटीमोल पॉजिटिव चार्ज पर केजी दे रखा है, तो हम उसे 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, अगर ग्राम में पूछ लिया तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट हमारा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा क्ले मिनरल का। क्ले मिनरल में हमारे दो केसेस जनरली हमें देखने को मिलते हैं, दो मिनरल टाइप में देखने को मिलते हैं। एक होता है 2:1, एक होता है 1:1, राइट। तो 2:1 जो होता है, उधर हम लोगों ने जनरली देखा है कि जो है हमारा हाई सीईसी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाई सीईसी। और जो 1:1 टाइप के होते हैं, इधर लो सीईसी। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन अगर जिन्होंने पढ़ा है उनको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या होता है। तो अगर हम लोगों ने 2:1 टाइप का जो क्ले मिनरल था वहां पे ध्यान दिया हो, तो वहां पे जो हमारा क्ले मिनरल होता है वो हमारा एक्सपेंडिंग नेचर का होता है। क्या नेचर का होता है? एक्सपेंडिंग नेचर का होता है, गैप होता है, राइट। और यहाँ पे जो होता है हमारा नॉन एक्सपेंडिंग नेचर का देखने को हमें मिलता है। एक्सपेंडिंग और ये नॉन एक्सपेंडिंग में क्या अंतर है? तो एक्सपेंडिंग का याद हो तो इट इज लूजली बॉन्डेड। यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते थे वो लूजली बॉन्डेड होते थे,
तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते थे कैटायन एक्सचेंज करवाने के लिए। जबकि अगर हम नॉन एक्सपेंडिंग की टाइप की बात करें तो यहाँ पे टाइटली बॉन्डेड होते थे, जिसकी वजह से वो रेडिली अवेलेबल नहीं होते थे एक्सचेंज करने के लिए। इसीलिए जो भी आयंस हमारे लूजली होंगे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे तो सॉइल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू होल्ड इट, है ना, तो वहां पे सीईसी ज्यादा हो जाएगा। जबकि टाइटली में इतनी आसानी से वो आयंस हमारे अवेलेबल नहीं है, तो कैसे सीईसी आएगा, तो इसीलिए वो लो हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, राइट। ऑर्गेनिक मैटर में जो होता है हमारा हाई सीईसी देखने को मिलता है। क्यों? सबसे पहला रीजन इधर देखा गया कि यहाँ पे जो है हाई सरफेस एरिया देखने को मिलता है। सरफेस एरिया इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, तो यहाँ पर जो है हमें ज्यादा सीईसी देखने को मिलती है, मतलब ज्यादा आयंस होल्ड करके रख सकता है, राइट, ज्यादा आयंस होल्ड करके रख सकता है। दूसरा आता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा होता है ऑर्गेनिक मैटर पे। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, या सॉइल के जनरल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खासकर, ये नेगेटिवली चार्ज, ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ये होल्ड कर पाएंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, तो ये अवेलेबल करा पाएंगे सॉइल के अंदर, है ना, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से। यहाँ पे ये होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। तीसरा आता है हमारे पास सॉइल पीएच। क्या आता है? सॉइल पीएच। अगर सॉइल पीएच का देखें तो इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जो हमारा सॉइल पीएच होता है वो बेसिकली डिसोसिएशन करा देता है। डिसोसिएशन ऑफ व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। डिसोसिएशन का मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पीएच की बात कर लेते हैं। सपोज पीएच 8 पे, एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल, हमारा मॉलिक्यूल है कोई HCl, तो डिसोसिएशन का मतलब है पर्टिकुलर 8 pH पे वो मॉलिक्यूल टूट जा रहा है H+ और Cl- में, मतलब अपने इंडिविजुअल आयंस में, तो उस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। लेकिन इधर तो ऐसा हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, इधर थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे आसानी से H+ और Cl- एट पर्टिकुलर pH नहीं टूट रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट पड़ जाता है। सॉइल पीएच की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है कि जैसे अगर हमारी हाई पीएच होती है, मतलब एल्कलाइन कंडीशन, राइट, 7 से ज्यादा हमारा पीएच कंडीशन है, तो यहाँ पे बोला है कि OH- जो है हमारे अवेलेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? अवेलेबल रहते हैं इन द सॉइल सोल्यूशन। सॉइल सोल्यूशन के अंदर रहते हैं अवेलेबल। अब होता क्या है, तो सपोज करो जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है ग्रुप था हमारा, COOH था, ठीक है। सॉइल सोल्यूशन के अंदर क्या है? OH- है, क्योंकि हमारा एल्कलाइन कंडीशन ज्यादा है। तो ये जो H है इस OH के संग बॉन्ड बनाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा इससे, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होने के बाद क्या बचेगा? COO- और यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा। अभी जो COO- है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने की वजह से ये जो है हमारा पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है हमारी बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में डिफरेंट सॉइल कंपाउंड्स के जो है कंपोनेंट्स के, जो हम लोगों ने क्ले मिनरल में पढ़े थे एग्जांपल्स, उनका कितना कितना होता है। ये टेबल थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सीईसी बताओ ऑफ दिस इंडिविजुअल क्ले मिनरल। तो जैसे कि केओनाइट है ना, मोंटोमोनाइट, वर्मिकोलाइट, इनके तो आपको रटे होने चाहिए। एलाइट का भी याद कर सकते हो, ऑर्गेनिक कोलाइट्स का। तो यहाँ पे जो है केलोनाइट बहुत कम देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज 1:1, राइट। तो यहाँ पे नॉन एक्सपेंडिंग होने की वजह से बहुत कम, 3 से 10 के बीच में मिलता है। एलाइट में 10 to 40, क्लोराइट में 10 to 40, इट इज कंसिडर टू बी मॉडरेट। मोंटोमोलराइट का जो है 80 to 150 रहता है, जो कि हाई माने जाते हैं काफी ज्यादा। तो यहाँ पे वर्मिकोलाइट, ऑर्गेनिक कोलाइट्स का बहुत ज्यादा रहता है सीईसी, तो यहाँ पे क्या हो गया? सीईसी ज्यादा है तो हमारा अच्छा खासा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो रहा है। अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या था? सम ऑफ द एक्सचेंजेबल कैटायंस और अपॉन मास ऑफ सॉइल सैंपल, तो इनके पर केजी में ले रहे हैं, केजी सॉइल सैंपल में बहुत ज्यादा अमाउंट मिल रहा है एक्सचेंजेबल कैटायंस का। किस किस में? मोंटोमोलराइट, वर्मिकोलाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी रेंज याद रखना, 80 to 150, 100 to 150, जो भी हमारे 2:1 टाइप के होंगे वो हमारे ज्यादा ही शो करेंगे,
एज कम्पेयर टू 1:1। और एलाइट क्लोराइड, क्लोराइड का क्या था हमारा 2:1:1 टाइप का था, याद हो तो, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटिंग हमारी शीट आ रही थी, है ना। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेस सैचुरेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस सैचुरेशन फर्स्ट। सो बेस सैचुरेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन से पहले ना एक टर्म पढ़ लेते हैं हम, बेस कैटायंस। बेस कैटायंस क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये कैटायंस ही हैं जो कि एसेंशियल होते हैं। याद रखना, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एसेंशियल होते हैं किस चीज के लिए, फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, प्लांट की ग्रोथ और फर्टिलिटी के लिए। तो इधर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है, जैसे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, बिकॉज वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल होता है, राइट। कैल्शियम एंजाइम एक्टिवेशन करता है। जब हम पढ़ते हैं एंजाइम एक्टिवेशन का प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो कैल्शियम है वो बाइंड करता है ना, बाइंडिंग के बाद एक्टिवेशन करता है फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है मैग्नीशियम का। जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे पायरोल रिंग्स आ जाती है, रिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और मैग्नीशियम बीच में रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर द क्रूशियल इन द फोटोसिंथेसिस एंड एंजाइम एक्टिवेशन। अगेन पोटेशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि वाटर रेगुलेशन में इसका सबसे मेन काम है वाटर रेगुलेशन कराना। इवन जब हमारा स्टोमेटा आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, K+ आयंस रहते हैं ना, तो वहां पे वाटर रेगुलेशन ही तो हो रहा है। तो वाटर रेगुलेशन, एंजाइम एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सोडियम का रोल पूछ लिया जाए तो अगेन ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक मतलब लिक्विड ही, ऑस्मोटिक मतलब होता है हमारा वाटर रेगुलेशन ही, ठीक है। सम प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। लेस एसेंशियल होता है CMG और K से, मतलब हमारा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है उनसे थोड़ा लेस एसेंशियल है, बट इट इज एसेंशियल, ओके। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, होता क्या है बेस सैचुरेशन। तो यहाँ पे दे रखा है पोर्शन ऑफ द बेस सॉइल बेस कैटायन, जैसे कि ये हमने आयन जो अभी तक पढ़े, टू द टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सिंपल ये मतलब होता है, जब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे CEC होता है और कैटायन एक्सचेंज होते हैं, कैटायन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द सॉइल सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि कितने कैटायन जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनमें से कितने एसेंशियल हैं, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट साइट्स पे आके चिपक जाते हैं, तो वही उसका बेस सैचुरेशन होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, परसेंटेज में हो, indicates the extent to which the soil cation exchange capacity are occupied by the essential nutrients। वो जो साइट्स हैं जहां पे हमारा कैटायन एक्सचेंज हो रहा है वहां पे कितने एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, Na+। हम Al की तो बात कर रहे हैं, Al+3 आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग बोल रहे हैं कि कितने एसेंशियल आयन, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आयन, तो वही उसका बेस सैचुरेशन होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे कीवर्ड है कि वहां पे साइट पे जहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम लोग देख रहे हैं साइट्स पे कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, दिस इज नोन एज बेस सैचुरेशन, नथिंग एल्स, ओके। अब देख लेते हैं बेस सैचुरेशन की कैलकुलेशन में। तो बेस सैचुरेशन आप देख रहे हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आपने देख लिया कि कैटायन एक्सचेंज इस मास ऑफ सॉइल सैंपल में इतने हमारे एक्सचेंजेबल कैटायंस हैं। लेकिन बेस सैचुरेशन क्या बोल रहे हैं, एक स्टेप फर्दर जाके आप बताइए इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो मैं CEC में से ही तो देखूंगी कि कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बेस सैचुरेशन परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो यहाँ पे सम ऑफ द बेस कैटायन, जैसे कि Ca, Mg+2, K+, Na+, इन सब का सम टू द टोटल CEC, कितना एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ पर है, इनटू 100, दिस इज नोन एज बेस सैचुरेशन परसेंटेज। अगर मैं सिग्निफिकेंस देखूं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन soil fertility, both CEC and base saturation both promote soil fertility। हायर बेस सैचुरेशन इंडिकेट करता है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है और सॉइल जो है लेस एसिडिक है, उसका pH कम है। आइडियल रेंज हम देखें तो हमें देखने को मिलती है 60 to 80 फॉर द ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। हम लोगों ने जब निकाला देखा
तो हम लोगों ने देखा कि 60 to 80 अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की परसेंटेज है बेस के सैचुरेशन है उसके अंदर, तो प्लांट जो है ऑप्टिममली ग्रो करता है, अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा इसका। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो सपोज अगर आपका CEC ऑफ अ सॉइल सैंपल इतना है एंड द सम ऑफ द बेस सैचुरेशन इन एलिमेंट्स का 70 है, तो आप बताइए इसमें कि आपका बेस सैचुरेशन परसेंटेज कितना होगा। थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सैचुरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे बेस सैचुरेशन परसेंटेज। निकालने में है ही क्या, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सम ऑफ द बेस कैटायंस 70 हो गया, सेंटीमोल P प्लस पर kg, राइट, अपॉन कितना है हमारा CEC, टोटल CEC तो देखो तो 100 सेंटीमोल पॉजिटिव चार्ज कैटायंस का पर kg। नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100 बिकॉज इट इज इन परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आएगा, ये 0 से 0 कटा 70%। सो इट विल ग्रो विद द ऑप्टिमम ग्रोथ, राइट, ऑप्टिमम ग्रोथ होगी वहां पे, बढ़िया बिल्कुल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके रेंज में, क्योंकि हम लोगों ने देख ली 60 to 80% रेंज जो है हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। सो यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट जाएगी, राइट, तो यूनिट से यूनिट कट गई तो परसेंटेज में ही आंसर आएगा। so, यहाँ पे बेस सैचुरेशन ऐसे निकालते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये जो की कॉन्सेप्ट है समझ में आए होंगे, बिकॉज ये कई बार आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनका पता होना चाहिए, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, व्हाट इज बेस सैचुरेशन, व्हाट इज CEC। तो आई होप इससे क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।